मैं हूँ रश्मि शर्मा। कुकू FM सुनी जो मन चाहे। शाबाश मुंगिया शाबाश, मार एक चोंच और फाड़ दे उसी जगह दुम कटिया को। वाह, अरे वाह, धत तेरे की, मार एक और। हाँ, आहा भाई, मजा आ गया। जैसे जैसे मुर्गों की लड़ाई में तेजी आती गई, बाबे चिराग दीन की आवाज ऊंची होने लगी। सैकड़ों आदमी होंगे, एक जमघट सा लगा था। हर चोंच मारने पर दांत की दोंगरे बरसते। अरे वाह, शाबाश, काट दे कलगी, मार एक और, मार। आवाजें कान बहरा किए दे रही थी। उधर शरीफे लठबाज जब अपने मुर्गे को पिटते देखा तो तमाशाइयों के साथ अपने मुर्गे को भी कोसने लगा। ओ हराम के पट्टे, घर फूंक दिया तेरे बादामों के लिए, बीवी मैके भेज दी और तूने मुंह काला करवा दिया। थत तेरे की, अल्लाह कसम, आज जहब करके न खाया तो शरीफा लठबाज नहीं। लेकिन मुर्गा न उठा। जब चोंच पर चोंच खाने लगा तो बाबा चिराग दीन ने आगे बढ़कर अपना मोंगिया पकड़ लिया, जिसकी अपनी कलगी भी खून से नहा रही थी। अच्छे ने शरीफे को दिलासा दिया और उसका मुर्गा उठाकर उसके हाथों में थमा दिया, जिसे लेकर वह चुपके से निकल गया। इधर पूरी की पूरी भीड़ चिराग दीन के घर जमा हो गई और लगी दूर दूर की हाँकने। मैं ना कहता था मूंगे की रगों में जलाली खून है, खुदा की कसम 2 मिनट और ना पकड़ते तो पित्ता फाड़ देता। भाई चोंच में फाड़ तो जुल्फिकार की जैसी है, दुश्मन को तो गोया काफिर समझ लेता है। खुदा सलामत रखे, 20 लड़ाइयां लड़ी और बराबर इज्जत रखी। मियां मूंगिया कोई ऐसा वैसा मुर्गा थोड़े ही है। लक्कड़ दादा ने जब वाजिब अली शाह का दरबार छोड़ा, वहाँ से एक मुर्गा ही साथ लिया था। मूंगिया उसी की नस्ल से तो चला आता है। बाबे चिराग दीन ने आराम से कलगी पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर सब लोग ईर्ष्या से उसे देखने लगे। आधी रात तक वहाँ मुर्गेबाजी, बटेरबाजी और कबूतरबाजी की ही बातें होती रही और गुड़ के मीठे चावलों की दावत भी। गांव में यह अकेला घर ऐसा था जिसे आप पूरे गांव का घर कह सकते थे। 2 कनाल का खुला आहता, जिसके किनारे दीवार नहीं थी बल्कि कांटेदार लकड़ियों की बाड़ लगा दी गई थी ताकि मिल्कियत का पता चलता रहे। अंदर 3-4 कमरे होंगे जिनकी दीवारें मिट्टी की और छत घास फूस की थी। जाड़ा आता तो भैंसें भी उन्हीं कमरों में बंधती थी, लेकिन चिराग दीन को कभी काम करते नहीं देखा था। जब भी आहते में दाखिल हुआ, पहले सीधी नजर उसी पर रुकती। बड़ी नस्ल का एक असली मुर्गा उसकी गोद में होता। चिराग दीन के ऊपर नीचे 6 बेटे थे जो बाप के नक्शे कदम पर पूरे चले। उन्होंने घर को चिड़ियाघर बनाकर रखा था। सैकड़ों कबूतर गुटरगूं करते फिरते। हर झोंपड़े के ऊपर 4-4 कबूतर उतारने की छतरियां। जिधर देखो कनालियां पड़ी हैं जिनके अंदर कबूतरों का दाना पानी सूखता रहता। इधर उधर 20 काबुकें लटकी रही हैं और एक से बढ़कर एक बटेरे। शीशम के पेड़ घना साया किए रखते। घर की बगल से नाला गुजरता जहां शाम के बाद खूब छिड़काव किया जाता। पेड़ों के साए में जब ठंडी हवा के झोंके आते तो भीगी मिट्टी की खुशबू दिमाग में उतरती चली जाती। छांव इतनी गहरी थी जैसे बादल उमड़े हुए हों। दिन भर जो चाहता चला आता, हुक्का पीता, गप्पे हाँकता और उठ जाता। इजाजत कैसी, जब देखो 20-20 लोग बैठे हैं। कबूतरबाजी और कनकव्वे पर बहस छिड़ी है। अरे घर काहे को, डेरा कह लीजिए। 6 के 6 भाई सुबह 5 बजे उठते। 9 बजे तक रेत ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पर मजदूरी करते, जहाँ नदी से शहर रेत ले जाया करती। 9 बजे से दिन के 12 बजे तक भैंसों के लिए चारा तैयार कर लेते। यह उनका रोज का काम था। दिन का बाकी समय खेल, धंधों और कबूतरबाजी में निकलता। मैं चूंकि उनका पड़ोसी था, दीवार से दीवार मिली हुई थी, इसलिए अक्सर उधर ही रहता था। बराह टहनी, अड्डी खड्डी, शतरंज, कौन सा खेल है जो उसे न सीखा। हाँ, ताश से उसे नफरत थी, ना जाने क्यों। यह जिंदगी भर मुझे भी न आई। दिन भर में 20 बार आपस में लड़ते। देख, मैंने कह दिया ना, मेरे कलसरे को हाथ न लगाना वरना सिर फोड़ दूंगा। हाँ, देखा मैंने तुझे, आया कहीं का नादिर शाह का जना। कलसरे का तू क्या लगता है? अरे देख, मैं कहता हूँ तो मुझसे अभी कत्ल हो जाएगा। माँ,
ज़ैदे को समझा ले, वरना समझ लेना तू एक जना ही नहीं। माए चिंगारिन भी गालियां देने लगी और एक से बढ़कर एक तेज। इधर ये कुल्हाड़ियां और दरांतियां उठाकर आमने सामने आ गए। बस फिर क्या, पूरा घर दो गुटों में बंट जाता। बाबा चिराग दिन कभी एक की गुद्दी पर हाथ मारता, कभी दूसरे को धौल जमाता और अंत में थक कर बैठ जाता। मगर ये छूटे छूटे पड़ते। गालियों का शोर इतना ऊंचा होता कि पल भर में सारा गांव उनके घर चला आता। कोई एक को पकड़ता तो कोई दूसरे को। बड़ी मुश्किल से झगड़ा छूटता। मगर इस सारे दंगे में मजाल है कि किसी एक को एक छड़ी भी लग जाए। कहां अभी तो जान के प्यासे, और अभी फिर कनकव्वे पर बहस हो रही है। शुरू शुरू में तो लोग घबरा जाते थे, मगर धीरे धीरे उनकी लड़ाई से मजा लेने लगे। सच पूछिए तो इंतजार में रहते कि कब तमाशा लगता है। लो भाई, अब मुझ पर भी अफसोस है, मैंने तो अभी तक उनके नाम भी नहीं बताए। वारिस जो सबसे बड़ा था, कोई भी काम करने की कसम खा रखी थी उसने। नीचे सादिक उर्फ साधा, और नीचे आइए तो गागड़, और उसका असली नाम मुझे भी याद नहीं। चौथे नंबर पर जैमल, उसका भी असली नाम खुदा को मालूम। पांचवा अरशद उर्फ अच्छा, और छठा ज़ैदा यानी जावेद। पहले तीनों शादीशुदा, और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से तीनों को अपनी पत्नियों के हाथों पिटते देखा। 2-4 बार नहीं, बल्कि यह हर रोज की बात थी। गागड़ का शरीर तो देखने में हाथी जैसा था, लेकिन जब बीवी झाड़ू पकड़ती तो वह दोनों भाइयों के पीछे छुपने के लिए दौड़ता। गर्मी और जाड़े में आज तक यह लोग फर्क नहीं कर सके। जून जुलाई की धूप हो या कड़ाके का जाड़ा, कपड़े में बदलाव या पाँव में जूते कभी नहीं रखे। वस्त्र क्या था, एक धोती एक कुर्ता, उसके आगे अल्लाह ही अल्लाह। इस मामले में बाप बेटे का चलन एक ही जैसा था। हर कोई चौधरी से लेकर नमाजी परहेजगार था। सब उनका बराबर का दोस्त था। कई बार मैंने देखा कि अगर कोई 2 लोग लड़ पड़ते तो इनमें से आधे एक तरफ हो जाते और आधे दूसरी तरफ, और खुद भी दूसरों की ओर से लड़ने लगते। ये तरकीब ऐसी कामयाब रहती कि लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती। हमारे गांव में शायद ही ऐसा कोई और घर होगा जो उनके घर से बढ़कर निर्धन हो, मगर ये लोग सारे गांव अपने से गरीब जानते हैं। जाड़े का मौसम एक वरदान था। देसी सरसों का साग जो मध्य पंजाब के देहातों में बहुत होता है और बिना किसी कीमत के आसानी से मिल जाने वाली सब्जी है। लगभग 4 महीने बिला नागा पकती। जब देखो चूल्हे पर हांडियां चढ़ी हैं। उसके साथ रोटी का कष्ट कम ही उठाता। बस सुबह दोपहर शाम साग खाए जाते हैं और गन्ना चूसते हैं कि इस इलाके में यह भी मुफ्त ही मिल जाते हैं। गर्मी का मौसम उनके लिए अगरचे थोड़ा मुश्किल गुजरता है, लेकिन किसी न किसी जमींदार से 1 कनाल जमीन लेकर सब्जियां उगा ली और सारी गर्मी गुजारती। कोई मांगने वाला आता तो बड़ी शालीनता से एक दूसरे से कहते, दे यार इसे, बेचारा गरीब है, और उठाकर कुछ दे देते। ऐसे कि हातिम के सिर पर जूते, सोने के लिए खुले बरामदे और तारों की छांव में खटिया लगा दी जाती। फिर आधी रात तक ऐसे गीत के बोल उठाते कि मजा ही तो आ जाता। पानी चुकदे जांदिए नारे नी, लक लवे बुलारे, तीनों सद्दा यार गुलामा ते, खड़ी होके लग सुन जा रे। यानी दोहे, टप्पे और हीर वारिस शाह के ऐसे सुर में पढ़ते कि वह कहनी ही पड़ती। इधर एक भाई ने कुछ पढ़ा, उधर दूसरे भाई ने उसकी गिरह लगाई। दूर नुक्कड़ में लेटे हुए तीसरे ने अगला मिसरा उठा दिया और दोहा पूरा हो गया। बाप समेत सातों एक के बाद एक दोहे और टप्पे ऊंची आवाज में बोलते और लोग अपने अपने घरों में बैठे सुनते। चोर उचक्के उनके कारण गांव में आने से डरते थे। जरा कोई आदमी बाजार से गुजरा नहीं कि उन्होंने चोर चोर शोर मचाया। लीजिए, अब तो गांव में मुर्दे भी जाग उठे और चोर तो भागते ही बने। कबूतरबाज चाहे साधु हो, मगर एक ऐब उसमें जरूर होती है, और ये एक ऐब हजारों ऐबों की जड़ है कि जगह जगह दीवारें फलांगते फिरना। इसमें अच्छे को कमाल हासिल था। 4 मील दूर उड़ता कबूतर भी उसकी नजर से न बचता। एक बार बस नजर आने की देर है, फिर यह जा वो जा, आखिर पकड़ा जाता, चाहे दुश्मन की दीवार पर क्यों न बैठा हो।
इस मामले में बहुत बार किरकिरी भी हुई। सरदार नबी अहमद सयाल की बीवी आंगन में चारपाई खड़ी करके उसकी ओट में एक तरफ नहा रही थी कि अच्छा एक कबूतर का पीछा करते हुए दीवार फांगता हुआ सीधा उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। वह बेचारी कपड़े ढूंढती रह गई और यह चारपाई के पाए पर बैठा कबूतर को दबोच कर उन्हीं पैरों पर वापस दौड़ाया जैसे कोई बात ही न हुई हो। शाम को खूब हंगामा हुआ, दोनों ओर से लाठियां निकल आईं, लेकिन हाजी लतीफ ने बीच में पड़कर मामला दबा दिया और माफी वाफी के बाद बात खत्म हुई। इसी प्रकार बहुत बार पंचायतें बैठी, मगर आदत से मजबूर कि एक बार कबूतर पकड़ना जरूरी है। जिस दिन आकाश साफ और नीला होता, जो कि देहात में आमतौर पर होता है, उस दिन तो 2-4 कबूतर जरूर पकड़े जाते। वैसे कौन सा ऐसा कस्बा या गांव है जो कबूतरबाजी से अछूता हो, मगर जैसा शौक उसका हमारे इलाके में था, अवध में कहाँ होगा। खासकर तो चिराग दीन का घर तो इसके लिए सबसे मुनासिब था। हमारा गांव, जिसके आसपास 30-35 गांव और थे, उनमें से कोई 500 के करीब कबूतरबाज होंगे, जो हमारे स्कूल में हर साल 15 जून को जुट जाते। स्कूल का बड़ा मैदान 5 एकड़ का था और इस काम के लिए वह जगह सही थी। सुबह 8 बजे शर्तें लग जाती और कबूतरों की पालियां उड़ान भरती। कालसरे, चिट्टे, चुनिए, गलूवे, जानसेरे, दुमचिड़े, डब्बे, अत्ते और ना जाने किन किन नस्लों के रंग बिरंगे हजारों कबूतर नीले आसमान में सुंदर छटा बिखेर देते। आसमान एक दुल्हन की तरह निखर जाता। पता नहीं उस दिन गर्मी की तेजी कहाँ चली जाती। नंगे पांव भागते फिरते कबूतरबाज तो एक तरफ कि वह तो अपने कबूतरों का पीछा करने के लिए दौड़ते ही रहते। खुद हम लड़के बाले जिस कबूतर में दिलचस्पी लेते, उसके पीछे कोसों मील दूरी तक बिना थके पूरी तरह भागते। इसके साथ कबूतरबाजों के चुटकुले। देख खान मोहम्मद, तेरा डब्बा बीटिंग कर रहा है, जमीन पर अभी गिरा कि अभी गिरा। अच्छे ने कहा, जाले डोरे, अपना काम कर। 5 मन बादाम खिलाए हैं, धरती पर आने वाला नहीं है, आसमान में जाएगा, आसमान में। तू अपने जानसरी की खबर ले, उसकी दुम खुदा की तरफ हो गई। खान मोहम्मद आंख टेढ़ी करके बोला, अभी आधे घंटे में फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ से शफी चबूतरे वाला बोला, खान मोहम्मद, ये डब्बा तो मुर्गी की नस्ल से निकला, तेरा बादाम तो आज हलाल करने से रहा। हाँ, चाकू मैं ले आया हूँ, ये ले, बस गिरते ही उस पर फेर देना। अरे हाँ हाँ, देखा है मैंने तेरे गलबे को। कबूतर काहे को? बत्तख पाल रखी है, बत्तख। देख तो सही, ऐसे उड़ रहा है जैसे टीबी का रोगी हो। उधर शैदा मिस्री ने हाँक लगाई, अब्बा की कसम, कबूतर नहीं, हमारा कलसरा तो शिकरा है, शिकरा। देखो तो हर चक्कर में 15 फुट ऊपर निकल जाता है। नीचे उड़ना तो उसके लिए अपमान है। हाँ, अल्लाह मियाँ से कुछ मामलात तय करने जा रहा है। जमील ने एक तरफ से भक्ति कसी, देखना एक नहीं बजेगा और जमीन चाट लेगा। इधर तो यह नोक झोंक चल रही थी और उधर हमीदा मिरासी ढोल पीटे जाता था। कुछ लौंडों का उधर घेरा लगा था। सारे दिन की हलचल किसी त्योहार का दृश्य पेश करती, यानी कि आधा दिन इन्हीं चुटकुलों में बीत जाता और प्रशंसा के डोंगरे बजते रहते। लेकिन 1 बजे के बाद कबूतरों के साथ साथ कबूतरबाजों का भी रंग उड़ना शुरू हो जाता। जिसका कबूतर बैठ जाता, वह कबूतरबाज भी बैठ जाता। फिर तो एक के बाद एक, कोई यहाँ गिरा और कोई वहां गिरा वाली परिस्थिति पैदा हो जाती। नारों और पटाखों की आवाज कान फाड़े देती। ऐसा प्रतीत होता जैसे हमारे गांव में जंग का हंगामा हो। ऐसी स्थिति में अच्छे और जमैल का नीले परों वाला कबूतर आसमान को शिकरे के जोश के साथ चीरता हुआ दिखाई देता। आखिर कोई 6 बजे उसे मना कर उतारते। शाम को मीठे चावलों की देगें पकती और बाजी में जीते हुए पैसे उधर निकल जाते। ये वैसे के वैसे कि माल जिधर से आया उसी रास्ते निकल गया। पिछले कई वर्षों से यही हाल था। चौधरी लतीफ अपने बेटों के साथ लंदन गया तो उसने अपनी 6 एकड़ की जमीन अच्छे के हवाले कर दी और यह हुक्म दिया कि जो हिस्सा आए उसे हर साल मेरे खाते में जमा करा देना। गांव चूंकि खेती में बहुत आगे था, 2 नहरें गांव को काटती हुई गुजरती और उनसे निकलने वाले 20 नाले जमीन को पानी देते। इसलिए गांव घने हरे पेड़ों से हरा भरा था। जिधर देखिए
बरगद, पीपल, जामुन और आमों के पेड़ों का तांता लगा हुआ था। जमीन का अरशद के हाथ लगना था कि यहाँ चक्कर ही कुछ और हो गया। 6 भाइयों ने वह मेहनत की और पसीना बहाया कि पहले ही साल फसल दुगनी हो गई। फिर क्या था, बादामों के तोड़े और सच्चे मोतियों से प्याले भर गए। मकान का और अपना नक्शा क्या बदलना था, अलबत्ता कबूतरों, बटेरों और मुर्गों के दिन फिर गए। उससे अगली फसल पर नई काबुकें और छतरियां बन गई। एक नया टेप रिकॉर्डर खरीदा गया। अब सारा दिन उस पर आलम लोहार, मेहंदी हसन और नूर के गीत सुने जाते। और 2 साल गुजरे तो एक वीसीआर ले लिया जिस पर सुल्ताना राही की फिल्में चलती। हर शाम एक जश्न का समा रहता। कोई 200 आदमी इकट्ठे हो जाते। हाजी की फिल्म लगती और उसके हर एक्शन पर अच्छा उठ उठ के गिरता। दूसरे दिन फिल्म की कहानी हर उस आदमी को सुनाता जिसने रात फिल्म न देखी हो, और ऐसे एक्शन बना बना कर सुनाता कि मजा आ जाता। कई बार मेरे दिल में आया कि मैं फिल्म न देखता और अच्छे से कहानी सुन लेता। कबूतरबाजी के मुकाबले और भी जोर शोर से होने लगे। जमीन काश्त करते 4 साल बीत गए। चौधरी साल भर बाद आता तो ये उसका हिस्सा उसकी झोली में डाल देता। चौधरी खुद ही एक न एक इंसान था। वह भी सब वहीं गरीबों में बांट देता। लंदन में उसकी बीवी बच्चे एक जमाने से रह रहे थे। वहाँ अपना घर था। सिवाय एक तंगी के उधर कोई कठिनाई नहीं थी कि घर का काम करने वाला कोई ढंग का नौकर नहीं मिलता था। एक तो वह महंगे होते और दूसरे उनमें खराबी भी ये थी कि वे काम अधूरे करते। पिछले साल चौधरी गांव आया तो अजब खबर लाया। उसने ऐलान किया कि वह अरशद के लिए लंदन से वीजा लाया है। खबर क्या था? स्वर्ग का पत्र था। पूरा घर नाचने लगा। प्रसन्न होकर कई कबूतर उड़ा दिए और एक भैंस बेचकर सारे गांव को भोज दिया। नई पोशाक खरीदी गई जिसे अरशद शंट पैंट कहता। गांव में कौन सा ऐसा घर होगा जहां वह न गया हो। बुरा भला माफ करवाया और एक एक कबूतर और बटेर पर हाथ फेरा। 100 बार चूमा, ऐसे कि खुद हमारे भी आंसू निकल आए। 12 फरवरी को लंदन के लिए निकला तो पूरे घर पर ऐसे नजर दौड़ाई कि जैसे मरने वाला हो। आधा गांव विदा करने आया और दहाड़े मार मार कर रोई। खुद मैं उसे शहर तक छोड़ने गया। मियाँ, सबसे पहले तो मैं अपने शाह मदार के लिए 5 तोले की पाजेबे बनवाऊंगा, बाकी काम बाद में। बाबे चिराग ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। आरिफ, जो भैंस का दूध दो रहा था, बोला, लो और सुनो, ये सिर्फ 5 तोले को रोता है। यहाँ तो सब मुर्गे के मुर्गे सोने के आएंगे। हाँ, मुर्गे सोने के आएंगे? ज्यादा फुफकारा। रेत ढोते ढोते सीने में रेत की फैक्ट्री लग गई है और ये मुर्गे खरीदेंगे। मैं तो 15 दिनों से ज्यादा काम नहीं करूंगा। पहले अपनी 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खरीदेंगे, उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा। जमील, जो एक और कुल्हाड़ी से लकड़ियां चीर रहा था, कहने लगा, ट्रैक्टर चलाएगा तेरा बाप। तुझे गधी तो हाँकनी आती नहीं। सबसे पहले जान शेर के लिए माला खरीदी जाएगी। अरे बकवास बंद कर। ऊंट के थोबड़े वाले गधी हाँके तेरा बाप। यहाँ तो ये साहब चांद गाड़ी तक चला लेते हैं। ज़ैदा दोबारा बोला। साहब, मेरा तो एक ही फैसला है, आरिफ कहने लगा। पहले तो खरीदेंगे कोई 2000 एकड़ जमीन, फिर उसमें तरबूज लगाएंगे और जीप भर के खाएंगे। उसके बाद लाहौर का चिड़ियाघर खरीदेंगे जहां अपनी मर्जी से जानवर रखेंगे। अरे पुत्र, मुझे तो बस एक हीरे का कोका और सोने का कंठा बनवा देना। इस आखिरी उम्र में ही सही, कुछ शौक तो पूरे कर लूं। माई चिरागन आटा गूंथते हुए लजाते हुए बोली। अरे माई, तू फिक्र न कर। सादिक के बाप ने हाथ के हुक्के से टोंटी पकड़ते हुए कहा, तेरा ताबूत भी सोने का बनवाएंगे, बल्कि मिस्र से खरीदेंगे। सुना है उनके यहाँ बहुत उम्दा ताबूत पड़े हुए हैं। अरे ताबूत खरीद अपनी सास के लिए, अपने ससुरे के लिए। ताबूत खरीद अपनी उस चुड़ैल बीवी के लिए। और चिमटा पकड़कर मारने को दौड़ी। उधर वह हंसते हुए बाहर भाग गया। अतः बड़े बड़े मंसूबे बने, जिसके लिए ब्रितानी सरकार का पूरा बजट भी कम पड़ जाता। हर तीसरे दिन खत लिखा जाता। उसमें रोजाना की डायरी, कबूतरों का हाल, बटेरों और मुर्गों के बारे में जानकारी दी जाती।
उधर से भी बिना देरी किए बराबर जवाब आता, जिसमें बार बार अपने कबूतरों का एक एक करके हाल पूछा जाता। और जब मई के पहले सप्ताह 50,000 रुपए आए तो पूरा घर बावला सा हो गया। पैसे खर्च करने की जगह न सूझती थी, योजनाएं बनने लगी और विभिन्न प्रकार के विषय में बहस रही। गांव की एक दो चौधरियों से भी सलाह ली गई। आखिर ये फैसला हुआ कि अभी तो शुरुआत है, सिर्फ 50,000 तो नहीं, इसके बाद भी अब तो पैसे आते रहेंगे, इसलिए इन पैसों से सारे कबूतरबाजों की दावत की जाए और अब की जून में जो कबूतरबाजी का मुकाबला हो उसमें एक शानदार जश्न भी मनाया जाए, जिसमें किसी अच्छे गाने वाले को सुना जाए। फिर क्या, 15 जून तो सिर पर आ गया। जश्न के इश्तिहार प्रकाशित किए गए, आसपास के सारे गांव में खबर कर दी गई और सारी रिपोर्ट अच्छे तक पहुंचा दी गई कि इस बार ऐसा शानदार मुकाबला होगा कि इन कानों ने न तो सुना होगा और न आंखों ने देखा होगा। फिर दूसरी ओर से भी खत पर खत आने लगे कि ऐसा करो और वैसा करो। जैसे जैसे दिन पास आते गए, फुर्ती बढ़ती गई। बाबे चिराग दीन के घर की रौनक दुगनी हो गई। एक उठता तो 4 आकर बैठ जाते और ऐसे ऐसे किस्से कहते कि पेशेवर किस्से कहने वालों के कान काटते। सुबह 6 बजते ही कबूतरबाज स्कूल के मैदान में जमा होने लगे। हमीदा मिरासी ढोल लेकर आ गया और उसने जोर जोर से ढोल पर थाप लगानी शुरू कर दी। घनी छांव वाले पेड़ों के नीचे पानी का छिड़काव कर दिया गया और चारपाइयां बिछा दी गईं। देगों का सामान लाया जाने लगा। 7:30 बजे तक सारे जीव जमा हो गए। बाबा चिराग दीन सामने चारपाई पर बैठ गया। शाह मदार मुर्गा गोद में था। आज गांव के चौधरी भी सुबह से ही आ बैठे। हर तरफ इतनी गहमा गहमी और शोर था जैसे शाह कबीर का मेला लगा हो। बाबे चिराग दी ने सोचा, है काश कोई कैमरा लगा होता तो यह सारा दृश्य अच्छा लंदन में बैठा देखता और कितना खुश होता। बहरहाल अगले साल छुट्टी पर आएगा तो एक और जश्न करेंगे, बल्कि अब तो हर साल ऐसा ही जश्न कराएंगे। पूरे 8 बजे रेगले से एक पटाखा छोड़ा गया और उसके साथ ही ढोल पर थाप पड़ने लगी। फिर नारों की गूंज उठी। ऐसा शोर हुआ कि कान फटने लगे और इसके साथ ही सारे कबूतरों ने आसमान की ओर उड़ान भरी। इस पर ढोल की थाप और नारे ऊंचे होते गए, पटाखे और हवाइयां छूटने लगी। ऐसा कि हर तरफ शोर ही शोर, कान जैसे कुछ सुनते ही न हो। फिर अचानक इस शोर को रिक्शे की फटफट ने और बढ़ा दिया, जिससे निकलते हुए अच्छे ने या अली मदद का नारा लगाया और भागकर अपने जानसरे को उड़ते हुए देखने लगा। अच्छे का नारा सुनकर बाबे चिराग दीन का दिल बैठ सा गया। उसने हसरत से अपने शाह मदार के पांव की तरफ देखा जो पाजेबों से खाली था। आप सुन रहे हैं